हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 10 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 को पहले हम जनरल ओवरव्यू लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको इन डिटेल कवर करते हैं। तो सेक्शन 11 ये बात करता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। ऐसे फैक्ट जो कि अपने आप में वैसे तो रिलेवेंट नहीं है बट वो रिलेवेंट हो जाते हैं। तो फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट, ऐसे फैक्ट जो वैसे तो रिलेवेंट नहीं है बट वो रिलेवेंट हो जाते हैं। तो इसमें दो कंडीशन दिए, पहला दिया है और दूसरा दिया। पहला कहता है इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, अगर वो किसी फैक्ट इन इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हैं तो। और दूसरा कहता है इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। लाइक कि जब वो किसी फैक्ट से अपने आप कनेक्ट होते हैं और उससे ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर के किसी फैक्ट इन या रिलेवेंट फैक्ट में ये चीज़ पता चलती कि या तो वो हाईली प्रोबेबल है होना या तो वो इम्प्रोबेबल है होना। तो इन दोनों केस में कोई भी अगर ऐसा फैक्ट है वो रेलेवेंट हो जाता है। तो अगर हम इसको कवर करें तो व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट, तो ऐसे फैक्ट्स जो कि नॉट अदरवाइज रिलेवेंट हैं वो बिकम रिलेवेंट, वो क्या होते हैं, वो रिलेवेंट हो जाते हैं। तो फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट, ऐसे फैक्ट जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है वो रिलेवेंट होंगे कब? इफ दे आर इनकंसिस्टेंट, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है किससे, एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, अगर वो इनकंसिस्टेंट है। और दूसरा कहता है इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट, तो या तो वो खुद में या कनेक्शन विथ अदर फैक्ट दे मेक द एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, वो बताते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किससे होगा, तो एक तो इनकंसिस्टेंट होगा, एक इनकंसिस्टेंट होगा फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से। तो कोई भी चीज़ फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जब इनकंसिस्टेंट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एलिबाई। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है। कि यहाँ पे वर्ड है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है द फैक्ट्स विच आर इनकंसिस्टेंट विथ द मेन फैक्ट्स बिकम रेलेवेंट फैक्ट। तो इनकंसिस्टेंट फैक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे फैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट होते हैं मेन फैक्ट से। मेन फैक्ट मतलब कि जो भी फैक्ट जो कि इशू में चल रहे हैं, इशू में जो फैक्ट है अगर उससे वो इनकंसिस्टेंट है तो इसको कहा जाएगा कि वो फैक्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट है। अब इसमें एक वर्ड आता है, इसी को हम, इस सेक्शन को हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसके साथ एक वर्ड टर्म आता है प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई क्या है? तो इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि प्ली ऑफ एलिबाई क्या है। अब एलिबाई को हम लोग पढ़ते हैं। एलिबाई, एलिबाई का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है, का मतलब होता है इल्सवेयर। मतलब कि जब कोई पर्सन कहीं और हो तो उसको कहते हैं कि एलिबाई से उसको डिनोट करते हैं कि ये एलिबाई में आता है। तो द प्ली ऑफ एब्सेंस ऑफ ए पर्सन
charged with an offense from the place of occurrence at the time of the commission of the offense। सिंपल में इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो लाइक कि एक पर्सन है ए, इसके ऊपर एलिगेशन है कि इसने बी का मर्डर किया है। अब ये जो ए ने बी का मर्डर किया, ये एक फैक्ट एंड इशू है। अब जब ट्रायल चलता तो ए कहता है कि सर जिस दिन बी का मर्डर मान लीजिए होता है 10 सितंबर को, 10 सितंबर को होता है। अब क्या है कि ए कहता है कि सर जिस दिन बी का मर्डर हुआ, मैं तो 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक वहाँ पे था ही नहीं। लाइक इसका मर्डर होता है दिल्ली में, और ये लाइक कि इस दिन ये अफ्रीका गया था अपने मीटिंग में, या कहीं भी गया था, बट वो उस जगह पे नहीं था। अब ये जो फैक्ट है ये पूरा का पूरा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ये फैक्ट क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ये एक इनकंसिस्टेंट फैक्ट है। मतलब कि ये जो यहाँ पे फैक्ट एंड इशू है उससे एकदम अलग बात करता है। ये बात करता है कि उस दिन मैं वहाँ पे था ही नहीं, मीन्स कि वो इल्सवेयर था। तो इसी को कहते हैं एलिबाई। और जब कोई एक पर्सन एक्यूज्ड है वो प्ली ऑफ एलिबाई लेता है, तो इसका मतलब वो ये प्रूफ करना चाहता है कि वो जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन वहाँ पे नहीं था, तो जो भी ऑफेंस होगा वो उसने नहीं किया। अब यहाँ पे अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं तो यहाँ पे भी यही कहा गया है पहले कि इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि वो जो मेन फैक्ट इन इशू है उससे एकदम अलग बात कर रहा है, उससे कंसिस्टेंट है ही नहीं, उससे एकदम अपोजिट बात कर रहा है। इलस्ट्रेशन देखिए, पहला देखना है ए। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता ऑन सर्टेन डे। तो ए ने एक क्राइम, क्वेश्चन में है कि ए ने कलकत्ता में क्राइम किया, कलकत्ता में क्राइम किया। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे, उस दिन वो ए वॉज एट लाहौर इज रेलेवेंट। ए जो था वो लाहौर में था, ये रेलेवेंट है। तो द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड, the fact that near the time when the time of a was at distance, a was at a distance from a place where it was committed, वहां से वो काफी दूरी पे था, which would render it highly improbable, जो कि इसको highly improbable बना रहा है, thus not impossible that he had committed is relevant। तो इसकी जो प्रेजेंस है वो इतनी जुड़ाई कि कलकत्ता में मर्डर हुआ, कलकत्ता यहाँ है और लाहौर पूरा एकदम अपोजिट पड़ जाता है, एक इस पार है एक उस पार है। तो जिस टाइम पे ये ऑफेंस हुआ, अब ये प्रोबेबल ही नहीं, हाईली इम्प्रोबेबल है कि वो उस टाइम पे आ करके ऑफेंस कमिट करे। और जिस दिन की वो प्रूफ दे रहा है कि मैं उस दिन लाहौर में था, तो ये माना जाएगा कि उसने क्या हुआ, एलिबी को एवोक किया, और उसके कारण जो उसने ये भी जो भी एविडेंस वो देता है वो एक रेलेवेंट हो एविडेंस होगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। इस प्ली ऑफ एलिबी को समझने के लिए सबसे अच्छी मूवी वो है दृश्यम। आप इस मूवी को आप देखेंगे तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि एक पर्सन जो कि अपने आप को शो करता है कि मैं इस दिन यहाँ पे था ही नहीं, मैं कहीं और था, एल्सवेयर, मैं कहीं बाहर गया था। तो उससे शो होता है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ मैं तो वहाँ था नहीं, तो ऑफेंस तो हुआ बट वो मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। इसका सिंपल का मतलब ये होता है। फिर अगर हम देखें तो ये जो सेक्शन 11 है इससे मेनली दो चीज़ को प्रूव किया जाता है। तो देयर आर जनरली टू क्लास ऑफ केस that arise for consideration
अंडर सेक्शन 11 इसमें दो तरह के केसेस आते हैं। पहला आता है ऐसा केस जिसमें एलिबाई को लेकर के बात की जाती है, और दूसरा बात करता है नॉन एसेस ऑफ हस्बैंड टू शो लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड। इसको हम लोग सेक्शन 112 कहते हैं। इसलिए हम जब सेक्शन 11 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 11 जो है हमारा, इसके साथ हम रीड विथ करेंगे ये हमारा सेक्शन 11 जो है, इसके साथ हम रीड विथ करेंगे सेक्शन 112। सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट के हम इसको रिलेवेंट है, इसके साथ हम इसको रीड विथ करते हैं। वन वन टू के साथ इसको हम लोग रीड विथ करते हैं। अभी हम इसको आपको पूरा डिटेल में बताएंगे 112 के साथ इस कंडीशन में 112 के साथ रिलेट किया जाता है। तो हम लोगों ने एलिबाई का पहले मतलब समझा कि एलिबाई क्या होता है। एलिबाई का मतलब होता है जब कोई पर्सन कहीं और प्रेजेंट रहता है तो उसको हम कहेंगे कि वो एलिबाई है। लेकिन अब जो एलिबाई है का प्ली लेगा कौन? तो ये इसका प्ली हमेशा एक्यूज्ड लेता है, जिसको ऊपर क्लेम होता है कि वो उस जगह पे उस दिन अवेलेबल नहीं था, तो एक्यूज लेता है। और इसको जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एक्यूज्ड पे ही होता है। एग्जाम्पल से समझिए कि ए है और ए बी ने इसके ऊपर लगाया कि ए ने बी को का मर्डर किया, ए ने बी का मर्डर किया है। तो अब ए कहता है कि सर जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन मैं बेंगलोर में था, और ए रहता है दिल्ली में। अब ये दिल्ली में रहता है, ये कह रहा है कि मैं बेंगलोर में हूँ। बेंगलोर में ये अपने ऑफिस में, वहाँ पे इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज में अभी अपना ये दिखाता है, शो करता है। तो ये ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूव करे कि उस दिन वो दिल्ली में नहीं था। लेकिन क्या होगा कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर जो ए है वो ये फेल हो जाए प्रूफ करने में कि वो उस दिन बेंगलोर में नहीं था, तो क्या होगा? तो कोर्ट का ये डिसीजन है कि अगर कभी भी ए फेल हो जाता है, ए अगर फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने ऑफेंस किया है। तो अगर फेल हो जाता तो इट नॉट मीन दैट ही हैज committed the offense. Prosecution have to prove it that A has committed that offense. तो अगर ए फेल कर जाता है अपना, लाइक कि ए है, ए ने कहा कि सर मैं बेंगलोर में था जिस दिन ऑफेंस हुआ, उसने प्ली तो ले लिया, लेकिन ए के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिससे वो शो कर पाए, लाइक कि ना उसके पास टिकट्स हैं, ना ही उसके पास किसी होटल का बिल है, ना ही उसके पास जिस ऑफिस में वो गया था वहाँ का कोई रिकॉर्ड है, ना ही वहाँ के मान लीजिए कैमरा लगे हैं तो कैमराज में उसका कोई ऐसा कोई डिटेल नहीं आता है, ना ही कि वहाँ के ऑफिस के स्टाफ ने इसका वेरिफिकेशन किया कि ए वहाँ पे आया था। तो ऐसी कोई भी कंडीशन अराइज नहीं होती है जिससे कि ये पता चले कि ए उस दिन बेंगलोर में था। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ए ही ने ऑफेंस कमिट किया है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोसिक्यूशन को पूरा प्रूफ करना पड़ेगा कि उसी ने किया है। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने प्ली ऑफ एलिबी लिया, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पाया, तो इससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। के बाद से में केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2001 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया कि जो एक्यूज था वो जो भी मतलब क्राइम था वहाँ से सिर्फ 200 से 300 यार्ड के डिस्टेंस पे था।
और वहाँ पे वो प्ली ऑफ एलिबी क्लास मतलब क्लेम कर रहा था कि मैं यहाँ से इतनी दूर पे था, 200 से 300 या 400 से, इसको 500 भी यार्ड लिखा रहता है कहीं कहीं, तो 400 से 500 यार्ड की दूरी पे तो कोर्ट ने कहा कि ये कोई प्ली नहीं है, इट नॉट अ प्ली ऑफ एलिबाई, क्योंकि लाइक 400 यार्ड या 500 यार्ड, 400 मतलब कि इतने मीटर का डिस्टेंस बहुत नॉमिनल डिस्टेंस है। आप इसको नॉर्मली प्रूव कर सकते हो कि आप इसको, कोई भी इसको माना ही नहीं जा सकता कि इतना डिस्टेंस कोई भी आराम से जाके आ सकता है, इसमें कोई बहुत टाइम तो लगना नहीं है। फिर इसमें हम लोग एक केस और लेते हैं, इसका नाम है मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये वही निर्भया केस है, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि जो एक्यूज होते हैं वो फेल हो जाते हैं स्टैब्लिश करने के लिए, प्ली ऑफ एलिबी वो लेते हैं। एक्चुअली आप जब आप ये फैक्ट पढ़ेंगे, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फैक्ट पढ़ें, या तो आप इस पे वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम्स फर्स्ट पार्ट, ये पूरी की पूरी इसी के ऊपर बनी हुई है। तो इस केस में क्या होता है कि जो एक्यूज होते हैं वो फेल हो जाते हैं, प्ली ऑफ एलिबी को रेज करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि इट इज अ सेटल्ड लॉ दैट वाइल रेजिंग अ प्ली ऑफ एलिबाई द बर्डन स्क्वायरली लाइज अपॉन द एक्यूज्ड पर्सन टू एस्टैब्लिश द प्ली। इस केस में क्या होता है, क्या है कि ये कहता है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ, जिस रात में, वो एक म्यूजिकल प्रोग्राम में था। तो इससे कहा गया कि तुम प्रूफ करो कि जिस दिन ये ऑफेंस हुआ तुम एक म्यूजिकल प्रोग्राम में थे। तो जब इस चीज़ को पूछा गया, पता किया गया, तो पता चला कि उस जिस जगह पे वो बता था वहाँ पे कोई प्रोग्राम उस दिन अरेंज ही नहीं हुआ था। तो इसने जो भी प्ली दिया, वो प्ली एक तो इसे देना था, वो प्ली प्रूव नहीं हो पाया, तो प्रूव नहीं हो पाया था, इसका प्ली जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसीलिए क्योंकि वो प्रूव ही नहीं हो पाया था। फिर एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि अगर फेल हो जाता है प्रूव करने में तो इसके फिर वो प्रोसिक्यूशन पे ही आ जाएगा। फिर एक केस आता है रुद्रनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका का जो इसमें जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करके दिया, मैं सिर्फ उतना बता दे रहा हूँ कि इसका हेल्ड क्या था। हेल्ड था, इसमें कहा गया फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द accused at the sense at the sense of the offense by reason of his sense at another place। इसमें कहता है, इसमें सीधा सा कहा गया कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एट द सेंस ऑफ द ऑफेंस बाय रीजन ऑफ हिज प्रेजेंस एट अनदर प्लेस। तो इसमें ये कहा गया कि अगर कोई एक्यूज्ड है वो इस टाइम पे किसी दूसरी जगह है, लाइक कि ये प्लेस है, लाइक कि ये प्लेस है, अगर वो इस जगह प्रेजेंट है ऑलरेडी और उसको लोग कंफर्म कर रहा है, लोग कंफर्म भी करते हैं और वो सफिशियंट एविडेंस देता है, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो ऑफेंस, जो जो भी ऑफेंस वाली जगह है, मतलब सेंस ऑफ जो ऑफेंस है उस पर भी वो प्रेजेंट रहेगा, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इस केस में ये डिस्कस किया गया था। अब हम लोग चलेंगे का जो एक
अलग पार्ट, सेकेंड पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेस प्रूफ करना। नॉन एसेस, नॉन एसेस ऑफ हस्बैंड। तो इसको हम लोग जो पढ़ते हैं वो सेक्शन 112 के साथ पढ़ते हैं। 112 के पहले मैं आपको शो करता हूँ एविडेंस में। सेक्शन 112, तो सेक्शन 112 बात करता है, ये बात करता है बॉट ड्यूरिंग मैरिज कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। ये बात करता है कि अगर किसी चाइल्ड का जो बर्थ होता है वो मैरिज के टाइम पे होता है तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है लेजिटिमेट का, मतलब ये माना जाएगा कि वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन विद इन 280 डेज, इसमें 280 दिन का टाइम होता है, तो उससे अभी हमें मतलब नहीं है। डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that it has been legitimate of the man unless, ये जो पार्ट है हमें यहाँ से देखना, unless it can be shown that the parties of the marriage had no access to each other at any time when they could have been begotten। मीन्स यहाँ पे जो नो एसेस लिखा है, इस नो एसेस को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं कि नॉन एसेस कहाँ पे हस्बैंड कैसे प्रूव करेगा। तो नॉन एसेस को अपनी प्रूव करने के लिए जो हस्बैंड है वो सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाई के थ्रू प्रूव करेगा कि वो उस जगह उसके साथ नहीं था। इस चीज़ को प्रूव करना मेरे लिए एक अपने में बहुत टफ वर्क होता है कि आप जब कभी हस्बैंड को अपना नॉन एसेस प्रूव करना होता है, बट अगर वो नॉन एसेस उसे प्रूव करना है तो वो सेक्शन 11 जो है एविडेंस एक्ट उसके थ्रू ही प्रूव करेगा। तो सिंस legitimacy of a child implies a begetting by the band in disproving legitimacy, it would be relevant to prove that the husband had no access to the wife, तो वाइफ तक कोई एसेस नहीं था, इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा एट दी प्रोबेबल टाइम ऑफ बिगेटिंग। बिगेटिंग का मतलब होता है कोहैबिटेशन। तो ये जो है ये हस्बैंड के को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका रियल में नो एसेस है, कि उसका रियल मतलब वाइफ के साथ कोई एसेस नहीं था, तभी वो अपनी मतलब कि ये प्रूव कर सकता है कि जो चाइल्ड है वो उसका लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है बल्कि वो किसी और का चाइल्ड है। तो ये चीज़ें भी सेक्शन 11 के थ्रू ही प्रूव होती हैं। अब हम लोग इसमें बात करेंगे सेक्शन 11 का जो पार्ट 2 में दिया हुआ स्टेटमेंट है। सेक्शन 11 का पार्ट 2 कहता है इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or highly improbable। तो इसमें प्रोबेबिलिटीज की बात किया है, हाईली प्रोबेबल, तो प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज क्या होती है पहले इसको हम लोग समझते हैं कि कोई चीज़ प्रोबेबिलिटीज में कब आएगा। तो
फैक्ट शोइंग प्रोबेबिलिटी, तो या प्रोबेबिलिटीज, तो फैक्ट्स विच मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किस चीज़ का एग्जिस्टेंस को शो करते हैं या नॉन एग्जिस्टेंस को, किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को लेकर के। तो ऐसी चीज़ें जो प्रोबेबिलिटी शो करती हैं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है या कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से, उसी को हम कहते हैं कि उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं सेक्शन 11 में। कैसे? तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिंपल सा, कि एक पर्सन है ए और ये है बी। ए ने क्या किया, ए ने बी से एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया। अब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में ये कहता है कि जो है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है सी, सी कहीं का मिनिस्टर है या किसी ऐसे पोस्ट पे जहाँ की वो काफ़ी वेल्दी है, वेल्दी पर्सन है। अब ये यहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है कि मैं इस पर्सन का पीए हूँ, मतलब कि इस जो सी है उसका वो पीए शो करके अगर बी से वो मनी लेता है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे काम है और मैं उसका पीए हूँ, तो ये चीज़ उसको वो बताता है। तो अगर ये चीज़ वैलिड हो जाएगी, अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है अदर पर्सन के सामने भी, अदर पर्सन के सामने अगर वो रिप्रेजेंट करता है, जब उसके पीए की तरह उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने जो भी चीज़ें शो की हैं वो एक प्रोबेबिलिटी शो कर रही है कि इस तरीके से वो पैसा ले रहा है जो कि उसके फैक्ट एंड इशू को या रिलेवेंट फैक्ट से मैच करता है। तो लाइक अगर वो किसी और के नाम पे शो करके, लाइक इस पर्सन को अगर कोई ये बताता है कि मैं इसके साथ में हूँ और मैं इसका पी हूँ, तो कोई भी पर्सन है वो जानबूझ के मतलब कि लगे, उससे अगर हल्का सा भी लगेगा कि ये पर्सन भागने वाला नहीं है, तो वो उसको पैसे दे देगा। और इस तरीके से करके वो कई लोगों से पैसे लेता है। तो वो जो भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक तो हाईली इम्प्रोबेबल है कि वो लोगों को लगता है कि वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को शो क्या कर रहा है कि वो होने की कंडीशन में है, इसलिए वहाँ पे उसने जो भी कहा वो रेलेवेंट हो जाएगा। तो व्हेन द फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, वो ऐसे फैक्ट जो कि अपने आप में तो रेलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे अगर इसने जो भी जो ए है वो जो भी वर्क कर रहा है डायरेक्टली से लेके, वो अपने आप में तो रिलेवेंट नहीं है, लाइक कि वो पीए है नहीं। बट जब यहाँ पे इस चीज़ को क्लेम किया जाएगा और वो बाकी लोगों से भी सेम वैसे ही कह के ले रहा था, तो ये चीज़ें जो है वो अपने आप में रिप्रेजेंट हो जाएंगी, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन और है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बी है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, ए ने कोई क्राइम कमिट किया, इस चीज़ पे क्वेश्चन उठता है। तो द सर्कमस्टांसेस आर दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड बाई ए बी सी डी, जो क्राइम है वो किसी न किसी इन लोग में से किसी के थ्रू किया गया है। एवरी फैक्ट विच शोज दैट क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाई नो वन एल्स, मीन्स कि जो फैक्ट हैं वो निकल के आते हैं कि वो क्राइम इन्हीं लोगों में से किसी के किया जाता है, कमिटेड बाई नो वन एल्स एंड इट वाज नॉट कमिटेड बाई बी सी और डी, तो वो रेलेवेंट होगा। सिंपल में करके समझते हैं क्या है। एक पर्सन है, यहाँ पे 4 पर्सन है, ए बी सी डी, ये 4 पर्सन हैं और इनके साथ एक 5वां पर्सन रहता है ई, मान लीजिए कोई लड़की है, गर्ल है। अब ये ऑफेंस इनके ऊपर आया, इस लड़की ने एलिगेशन लगाया कि ड्रंकन कंडीशन में किसी ने इसके ऊपर एलिज रेप करने की कोशिश की,
चलिए रेप करने की ट्राई अटेम्प्ट करने की कोशिश की, रेप किया, उसको रैविश करने की कोशिश की। अब उसने टाइम बताया कि ये टाइम था 11 बजे से लेकर के 2 बजे का, इसी के बीच की बात है, किसी ने मुझे पे अटेम्प्ट किया रेप करने का, और उसका चेहरा कवर था तो मैंने पहचान नहीं पाई। तो लाइक ए और बी 4 लोग हैं। अब इन्हीं चारों में के ऊपर आया कि इन्हीं चारों में से किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है। अब वहाँ पे क्या होता है कि ए शो कर देता है कि वो जिस टाइम हुआ उस टाइम वो कहीं बाहर था, और वो सफिशियंट एविडेंस दे देता है। बी भी सफिशियंट एविडेंस दे देता है, और इवन सी भी सफिशियंट एविडेंस ला करके दे देता है उस टाइम पे था। बट तो ये मान लिया जाएगा कि अब डी एविडेंस ला के दे या ना दे कि वो ऑफेंस डी ने किया है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। कि जहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि जो कोई फैक्ट है वो इन्हीं चारों लोगों में से किया गया, वहाँ पे ये पर्सन ला के अपने फेवर में पूरा एविडेंस दे दे रहे हैं, ये भी दे दे रहा है और ये भी दे दे, तो ये माना जाएगा कि इसी ने ऑफेंस किया है। अब ये भी अपने अगर फेवर में ला के देता है तो ठीक है, अगर लेकिन उसके पास एविडेंस होगा नहीं, क्योंकि इन्हीं चारों में से किसी ने क्या, इन तीनों ने दे दिया तो ऑलरेडी, तो ये जो भी फैक्ट आएंगे इन तीनों ने जो भी दिया वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, और ये माना जाएगा कि जो डी है उसने ही ऑफेंस कमिट किया है। तो प्ली ऑफ एलिबाई में इतना ही है, सिंपल सा मतलब है कि प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन कहीं और प्रेजेंट रहे तो उस चीज़ को वो एज अ एविडेंस में, एज अ बर्डन ऑफ प्रूफ में रेज कर सकता है पॉइंट, कि जिस टाइम पे ये ऑफेंस कमिट हुआ उस टाइम पे मैं उस जगह पे नहीं था, बल्कि मैं कहीं और पे था, और वो जो फैक्ट होगा वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में इसमें शॉर्ट मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो बहुत, अगर हम देखें एज अ सेक्शन की वेटेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 11। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें फ्री और लाइव पे टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।